कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछला हमारा जो एपिसोड था वो न्यूमेरिकल्स का था और आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी और आपके न्यूमेरिकल अच्छे से सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो चलिए आज हमारा जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर बात करेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे बात करते हैं। लास्ट ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको दो चीजें कंप्लीट समझनी होगी। वो पहली जो चीज है वो समझना होगा डिफ्यूजन। देखिएगा प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन क्या होता है इस बात को समझते हैं। डिफ्यूजन क्या है देखिएगा, डिफ्यूजन कुछ नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो कुछ नहीं है डिफ्यूजन। आपके पास डिओड्रेंट की बोतल होती है, घर पे सबके पास डिओड्रेंट की बोतल है। डिओड्रेंट के अंदर जो डीओ का स्प्रे भरा है, गैस भरा है या लिक्विड भरा है, कुछ भी भरा है, जैसे ही आप ट्रिगर प्रेस करते हो तो डिओड्रेंट है वो निकल के बाहर आ जाता है ना, क्योंकि डिओड्रेंट की बोतल के अंदर डिओड्रेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जैसे ही आपने स्प्रे किया तो डिओड्रेंट पूरे कमरे में फैल गया। मतलब मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन टू कहां चले गए, लोअर कंसंट्रेशन चले गए। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती किसी एक जगह जल रही है तो उस जगह अगरबत्ती के जो जलने जो अगरबत्ती जल रही है वहां उसका जो धुआं है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो अगरबत्ती की स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। मॉलिक्यूल्स उस हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लोअर कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ चले जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन कहते हैं। तो कुछ नहीं है, डिफ्यूजन कुछ नहीं है, मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसी को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें, डायग्राम से समझें कि डिफ्यूजन क्या होने वाला है, तो देखिएगा मेरे पास एक ये कंटेनर है, मेरे पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने ये एक मेम्ब्रेन लगाई है, एक सिंपल मेम्ब्रेन लगाई है, एक सिंपल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, सिंपल मेम्ब्रेन लगाई है। इधर वाले चेंबर में मैंने सॉल्वेंट फिलअप कर दिया है। ये इधर मेरे पास चेंबर है जो मेम्ब्रेन के इधर है, ये मेम्ब्रेन इधर जो चेंबर है इसको फर्स्ट चेंबर मान लेते हैं हम। इधर मैंने सॉल्वेंट फिल कर दिया है और इस दूसरे चेंबर को सेकंड चेंबर मान लेते हैं और इधर मैंने फिल कर दिया है, वो क्या फिल कर दिया है, सॉल्यूशन फिल कर दिया है। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल सोल्यूट के भी होंगे, ये रेड पार्टिकल है वो आपको कुछ सोल्यूट के दिखाई दे रहे हैं। तो इधर आप देखेंगे जो एक नंबर चेंबर है, एक नंबर चेंबर की बात कर लेता हूं, तो एक नंबर चेंबर में कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट है वो क्या है, ज्यादा है। यस और नो, सोलवेंट ये सारा का सारा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट ज्यादा है। दूसरी बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो है ही नहीं, मिनिमम है, मिनिमम आप कह सकते हो 0 या मिनिमम है ही नहीं, इट्स ओके। जबकि यहां चैम्बर नंबर 2 में बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आप जानते हैं सॉल्वेंट भी होगा और सोल्यूट भी होगा। फर्स्ट से सेकंड को कंपेयर करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्वेंट कहां ज्यादा है, इसी में प्योर सोल्वेंट है यही ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्वेंट बात करें विद कंपेयर टू फर्स्ट, तो यहां कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, लो है। अगर मैं सोल्यूट की बात करूं फर्स्ट को कंपेयर करते हुए तो कंसंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूट है वो ज्यादा है किसमें,
जो चेंबर नंबर सेकंड है उसमें। तो हमने कहा डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब जो सोलवेंट है उसकी हायर कंसेंट्रेशन चेंबर नंबर 1 में है और चेंबर नंबर 2 में कम है, तो सोलवेंट का जो फ्लो है वो कहां होने वाला है? चेंबर नंबर फर्स्ट टू चेंबर नंबर सेकंड सोलवेंट का फ्लो होने वाला है। ये किसका फ्लो होने वाला है? सोलवेंट का। सोलवेंट है वो पहले चेंबर से कहां जाने वाला है? सेकंड चेंबर में जाने वाला है। और मैं सोल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट की हायर कंसेंट्रेशन क्या है? चेंबर नंबर 2 में हायर कंसेंट्रेशन है। और सोल्यूट का फ्लो कहां होने वाला है? सोल्यूट का जो फ्लो है वो कहां होने वाला है? ये सोल्यूट का फ्लो है, वो सोल्यूट का फ्लो है वो कहां से कहां होने वाला है? सेकंड चेंबर टू फर्स्ट चेंबर होने वाला है। तो हम देख रहे हैं, आप यहां से डिफ्यूजन के बारे में क्या सीख रहे हैं? देखिएगा डिफ्यूजन के बारे में क्या क्या बातें सीखी। पहली बात, डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल हैं वो कहां से कहां जाते हैं? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पहली बात हमें ये सीखने को मिली। दूसरी बात क्या सीखने को मिली कि यहाँ कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ कैसी मेम्ब्रेन है? सिंपल मेम्ब्रेन है। और सिंपल मेम्ब्रेन एक खुले दरवाजे की तरह है, किसी को भी इधर से उधर उधर से इधर आने देती है। तो डिफ्यूजन के बारे में दूसरी बात ये सीखने को मिली कि यहाँ सिंपल है, वो क्या है? मेम्ब्रेन है। और एक बात ये भी नोटिस करिएगा, जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन जरूरी हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको डिओड्रेंट का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको अगरबत्ती का एग्जांपल दिया, जैसे हम बात कर लें कि मेरे पास ये एक पानी है, मेरे पास ये एक पानी है और इस पानी में अगर आप यहां से जो है इंडिगो नील की ड्रॉप डालते हो तो धीरे धीरे ये नील है वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाता है और सॉल्यूशन का कलर है वो नीला हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो यहाँ कोई ये डिफ्यूजन ही है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जा रहा है, डिफ्यूजन है। तो हमने यहाँ कोई भी मेम्ब्रेन का यूज नहीं किया। तो सिंपल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड हो भी सकती है, प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरी बात हमें ये सीखने को मिली कि यहां फ्लो या मूवमेंट ऑफ सोलवेंट ये भी पॉसिबल है और मूवमेंट ऑफ सोल्यूट ये भी पॉसिबल है। सोलवेंट का भी फ्लो होगा और सोल्यूट का भी फ्लो होगा। और अगली बात मुझे ये सीखने को मिली कि ये है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। डिफ्यूजन है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, डिफ्यूजन है वो बाई डायरेक्शनल है। दोनों तरफ जो है एक्सचेंज या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है वो हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये थी आपके पास डिफ्यूजन की सारा प्रोसीजर की डिफ्यूजन से आप क्या समझते हैं। तो आई होप डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, डिफ्यूजन एक सिंपल सी कहानी है कि भाई कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन टू कहां जाएगा? लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा। और इसी को क्या कह देते हैं? हम डिफ्यूजन कह देते हैं। चलिए अगला, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर बढ़ने से पहले अगला मुझे जो टर्म समझना है वो समझना है ऑस्मोसिस। देखिएगा ऑस्मोसिस समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले मुझे ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा ताकि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो समझ में आए। देखिएगा ऑस्मोसिस भी कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस भी एक सिंपल सी कहानी है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें कुछ पानी भरिए, मान लीजिए आधा गिलास कांच का है, उसमें पानी भर लीजिए और आप रात को उस कांच के गिलास में एक अंगूर, एक ग्रेप छोड़ दीजिए और रख दीजिए उसको रात भर। सुबह उठकर आप देखेंगे कि जो अंगूर था वो टर्गिड हो गया है, वो फूल गया है।
क्यों फूल गया है? क्योंकि रात भर पानी उस अंगूर में जाता रहा और वो अंगूर है वो क्या हो गया है? फूल गया है। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? ओस्मोसिस कहते हैं। चलिए इसको अब टेक्निकली या ढंग से समझते हैं कि क्या होता है रियलिटी में ओस्मोसिस। तो हम समझ रहे हैं क्या ओस्मोसिस? बस कुछ नहीं है जी, अंगूर में पानी भेजना है, इतना सा है ओस्मोसिस। और कोई महाभारत नहीं पढ़ती है कि ओस्मोसिस में कोई लंबी चौड़ी महाभारत है। देखिएगा ओस्मोसिस समझते हैं हम। मेरे पास यही एक कंटेनर है, वही कांच का गिलास और अंगूर याद रखना है, ठीक है जी। और इस कंटेनर में ये मैंने लगा दी एक मेम्ब्रेन, बट इस बार ये सिंपल मेम्ब्रेन नहीं है, इस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। और शॉर्ट में इसको एसपीएम भी लिख देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए पहले हम एसपीएम की बात कर लेते हैं कि एसपीएम क्या चीज है। एसपीएम की बात कर लेते हैं। सेमी जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या है? देखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, हम घर पे चाय छानते हैं चाय छलनी से, है ना, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कि चाय की छाननी से आप चाय छानते हो तो जो लिक्विड मटेरियल है वो सारा छलनी में से निकल जाता है, लेकिन जो चाय पत्ती है या जो सॉलिड मटेरियल है वो चाय की छलनी में रह जाएगा। मतलब चाय छाननी लिक्विड को तो अलाउ कर रही है थ्रू इट पास होने के लिए, लिक्विड को तो परमिट कर रही है कि तू मेरे अंदर से पास हो जा, लेकिन जो सॉलिड मटेरियल है उसको परमिट नहीं कर रही पास आउट होने के लिए। वही क्या है? एसपीएम है। एसपीएम क्या होती है? सेमी मतलब कुछ को अपने से गुजरने देती है और कुछ को अपने से नहीं गुजरने देती। जैसे चाय छलनी लिक्विड को गुजरने दे रही थी और सॉलिड को नहीं गुजरने दे रही थी। कारण क्या था? सॉलिड के जो पार्टिकल थे उसका साइज उस चाय छलनी का जो छेद है उसके साइज से क्या था? बड़ा था। वैसे ही अगर हम एसपीएम की बात करें तो एसपीएम है वो सोलवेंट को तो करती है परमिट, सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल है उसको खुद से पास आउट होने के लिए कर देती है परमिट, लेकिन जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है उसको डू नॉट परमिट, उसको परमिट नहीं करती कि वो उसमें से पास आउट हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जो एसपीएम है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, और ये पोर इतने छोटे होते हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल इनसे बड़े होते हैं और वो इनको पास आउट नहीं कर सकते। तो जहां भी एसपीएम लगा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होगा, वहां आपको स्पेशली एक बात ध्यान रखनी होगी, और वो क्या ध्यान रखनी होगी कि वहां मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ही पॉसिबल है। जो है वो सोलवेंट के मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट पॉसिबल है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, पहली बात तो ये। अगर मैं नेचुरल जो है एसपीएम, नेचुरल, अब आप देखोगे कि सर हमें पता कैसे चले एसपीएम होती क्या है, तो नेचुरल जो एसपीएम है, जैसे मैंने कहा अंगूर के बाहर आप लेयर देखते हैं ना, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उनके बाहर एक लेयर होती है, वो किसकी होती है? वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। या मैं कहूं एनिमल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी जो स्किन है उसका ऊपर का जो पहला लेयर है वो तो डेड लेयर है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन उसके नीचे एक डर्मिस लेयर होती है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे आप कह सकते हैं ब्लैडर ऑफ पिग, सुअर का जो ब्लैडर है उसको भी यूज कर सकते हैं, या एक पर्चमेंट आता है, पर्चमेंट,
पर्चमेंट है वो भी नेचुरल क्या है, एसपीएम है। तो एसपीएम नेचुरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मेम्ब्रेन पाई जाती है वो किसकी तरह काम करती है, एसपीएम की तरह काम करती है। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो एसपीएम है उसकी बात करूं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो एसपीएम है उसकी बात करते हैं, तो एक मटेरियल होता है सेलोफेन। सेलोफेन एक आर्टिफिशियल एसपीएम है जो कि सेल्यूलोज से बनी है, या दूसरी जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसपीएम है वो बनाई जाती है सेल्यूलोज एसीटेट से। ये भी जो है सिंथेटिक जो मैन मेडेड है या लेबोरेटरी में बनाई जाती है। या मैं कहूं एक और मटेरियल है कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, कॉपर फेरोसाइनाइड। इससे भी क्या बनाई जाती है, सिंथेटिक एसपीएम बनाई जाती है। तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है आपको, ये सब फालतू की बातें हैं, नॉलेज की बात है। सिर्फ एक जो काम की बात है वो ये है कि एसपीएम से सिर्फ और सिर्फ कौन गुजर सकता है, सोलवेंट गुजर सकता है, सोल्यूट पार्टिकल एसपीएम से नहीं गुजरेंगे। बस ये काम की बात है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की कतई जरूरत नहीं है। चलिए, तो मेरे पास ये था, एसपीएम लगा दिया मैंने यहां, और वही सीन लेते हैं मेरे पास यहां, इसको चैम्बर नंबर 1 और इसको चैम्बर नंबर 2। चैम्बर नंबर 1 में कुछ नहीं है कि मेरे पास मैंने भर लिया है सोलवेंट, और चैम्बर नंबर 2 है उसमें भर लिया है मैंने सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन भरा है, तो सॉल्यूशन में ऑब्वियस सी बात है सोल्यूट के पार्टिकल होंगे, ये सोल्यूट के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, डिफ्यूजन में तो हम कह रहे थे सोलवेंट इधर से इधर जा रहा था 1 to 2 और सोल्यूट जा रहा था 2 to 1, लेकिन ओस्मोसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओस्मोसिस में बीच में कौन लगा है, एसपीएम, और एसपीएम किसका मूवमेंट अलाउ करती है, सोलवेंट का। दूसरी बात ये समझिएगा कि ओस्मोसिस होता क्यों है, रीजन क्या है ओस्मोसिस होने का। ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस कंसंट्रेशन की डिफरेंस के कारण होता है, और कंसंट्रेशन की डिफरेंस के कारण क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। यहां देखिएगा किसकी कंसंट्रेशन, कौन मूव करेगा थ्रू द एसपीएम, ओनली और ओनली सोलवेंट मूव करेगा। मतलब किसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण कह सकते हो, जनरली आप सोलवेंट की कंसंट्रेशन से कोरिलेट आप इसको कर सकते हो। जैसे यहां हम देखेंगे कि इसमें जो कंसंट्रेशन, या अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट कहां ज्यादा है, वो चैम्बर नंबर 1 में क्या है, ज्यादा है। और मैं कहूं कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट वो कहां कम है, चैम्बर नंबर 2 में कम है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ रही है कि सोलवेंट कहां जाता है, चैम्बर नंबर 1 में जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट है वो चैम्बर नंबर 1 में ज्यादा है, और कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट है वो कम कहां है, चैम्बर नंबर 2 में कम है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको वो ग्रेप वाले एग्जांपल से कोरिलेट कर देते हैं। कांच के गिलास में पानी था, है ना, ये रहा हमारा कांच का गिलास का पानी। कांच के गिलास में क्या था, पानी, और कांच के गिलास में अंगूर था। अंगूर के चारों तरफ कौन थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और अंगूर के अंदर किसका सॉल्यूशन होता है, ग्रेप शुगर का, है ना। तो ये वाला किसका सॉल्यूशन है, ग्रेप शुगर का सॉल्यूशन है। तो पानी कहां जा रहा था, गिलास से अंगूर के अंदर, ये रहा पानी जा रहा है गिलास से अंगूर के अंदर। ये देखो दिख रहा है, पानी गिलास से कहां जा रहा है, अंगूर के, ये अंगूर के अंदर का हिस्सा है ना, अंगूर के अंदर का हिस्सा है ना,
है ना, इसको आप गोल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंगूर, ये पानी है अंगूर के बाहर, तो पानी कहाँ जा रहा था, गिलास से अंगूर के अंदर। हम जानते हैं सोलवेंट जहां ज्यादा होगा वहां अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो यहाँ पानी है, यहाँ सोलवेंट है, चैम्बर नंबर 1 में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, चैम्बर नंबर 2 में जो है कंसंट्रेशन सोलवेंट की कम है। तो चैम्बर 1 से मूव कहां करेगा सोलवेंट, चैम्बर 2 में मूव करने वाला है। क्या यहाँ सोल्यूट का मूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये मूवमेंट ऑफ सोलवेंट तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों चैम्बर्स की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। ये पानी जब तक चैम्बर नंबर 1 से चैम्बर नंबर 2 में जाता रहेगा जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। क्योंकि हमें पता है ऑस्मोसिस, बता चुका हूं मैं आपको, ऑस्मोसिस किसके कारण होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। तो अगर आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बताना जरा। चलिए ऑस्मोसिस की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहेंगे, देखिएगा क्या लिखते हैं हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स। यस और नो, कौन मूव कर रहा है, सोलवेंट, तो लिख दिया जी मैंने, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम देयर ओवन, ओवन मतलब खुद की, फ्रॉम देयर ऑन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration, movement of solvent molecules from their own higher concentration to lower concentration, कि अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से कहां चले जाना, लो कंसंट्रेशन में चले जाना। इसी को कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। एक वर्ड याद रखना जी, ओवन कंसंट्रेशन, ओवन अपनी खुद की, इनकी खुद की बात कर रहा हूं, पानी की खुद की कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। ये ऑस्मोसिस की आपके पास पहली डेफिनेशन आ गई है। चलिए कुछ बच्चे क्या है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में उलझ जाते हैं, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन का थोड़ा सा पंगा है। चलिए एक और डायग्राम बनाता हूं, फिर हम ऑस्मोसिस की दूसरी डेफिनेशन है उसको देखेंगे। चलेगा, मैं एक और डायग्राम क्रिएट करता हूं यहाँ, फिर हम ऑस्मोसिस की है जो दूसरी डेफिनेशन है बढ़िया वो आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, ये मेरे पास कंटेनर है, वही बीच में लगानी पड़ेगी हमें क्या, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कौन है, ये है एसपीएम। ठीक है जी, मैंने इधर भी एक सॉल्यूशन भर लिया, अब मैं दोनों साइड सॉल्यूशन भरूंगा, सॉल्वेंट नहीं भर रहा हूं मैं, दोनों साइड ही भर रहा हूं सॉल्यूशन। यहां जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है C1 और यहां जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या है, C2 है। और मैं ये मान के चल रहा हूं इट इज एप्लीकेबल दैट द कंसंट्रेशन C1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C2, या कंसंट्रेशन C1 है वो बड़ी है किससे, कंसंट्रेशन C2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 1 वाला फर्स्ट नंबर चैम्बर है, 2 वाला सेकंड नंबर चैम्बर है। मैं चैम्बर इधर ऐसा ही बना लेता हूं, चैम्बर फर्स्ट और चैम्बर सेकंड। ठीक है जी, चैम्बर फर्स्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, देखिएगा हमारे जो केमिस्ट्री है उसमें कंसंट्रेशन जो वर्ड है वो कोरिलेट किया जाता है सोल्यूट से, सोलवेंट का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका सीधा सा मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस जगह क्या है, ज्यादा है। कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा कह रहा है, इट मींस अमाउंट ऑफ सोलवेंट है वहां, सॉरी अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो ज्यादा है
और जहां कंसंट्रेशन कम कह रहा है मतलब वहां अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, कम है। इट मींस जो फर्स्ट नंबर चेंबर है वहां जो सोल्यूट है उसका अमाउंट ज्यादा है, और सेकंड नंबर जो चेंबर है उसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है। ओके, सोल्यूट ज्यादा है तो सीधी सी कहानी है भाई, सोलवेंट क्या होगा, कम होगा। यहां सोल्यूट कम है तो सीधी सी कहानी है, सोलवेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। जैसे देखिए मैं कहूं 5 किलोग्राम पर लीटर, मैंने 5 किलोग्राम चीनी मिलाई है 1 लीटर में, ठीक है। और मैं कहूं यहां मिला दी मैंने 15 किलोग्राम चीनी 1 लीटर में। सोल्यूट यहां ज्यादा है और यहां सोल्यूट क्या है, कम है। तो आपको पानी नजर, पतला सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा नजर आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 5 किलोग्राम पर लीटर वाला नजर आएगा, ये डाइल्यूट होगा, है ना। जबकि ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। पानी ज्यादा किसमें नजर आने वाला है, सोलवेंट ज्यादा नजर किसमें आने वाला है, इसमें नजर आने वाला है, इसमें सोल्यूवेंट का कंसंट्रेशन हमें कम नजर आएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो क्या है, ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कंसंट्रेशन का सीधा सा मतलब है सोल्यूट का ज्यादा होना, मतलब वहां सोल्वेंट कम नजर आएगा, और यहाँ कंसंट्रेशन कम है मतलब सोल्यूट कम है, मतलब अमाउंट ऑफ सोलवेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। हम अब एक बात जानते हैं, ओस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट होता है, और कहां से कहां होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सोलवेंट की हायर कंसंट्रेशन कहां है, चेंबर नंबर 2 में, मतलब सोलवेंट कहां से कहां आने वाला है, 2 से चेंबर 1 में आने वाला है। सोलवेंट कहां से कहां आने वाला है, 2 से चेंबर 1 में आने वाला है। इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, जरा ध्यान देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आने वाला है, देखिएगा। कौन था, सोलवेंट कहां था, चेंबर नंबर 2 में ज्यादा था। सोलवेंट अपनी हाई कंसेंट्रेशन से कहां आएगा, अपनी लो में आएगा, मतलब 2 से कहां आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ एक नई डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं यहाँ एक नई डेफिनेशन लिखना चाहूं ऑस्मोसिस की, तो आप देखेंगे, नजर डालेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं डेफिनेशन ऑस्मोसिस की, थोड़ा सा नजर डालिएगा क्या है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। मैं कहूं मूवमेंट ऑफ solvent molecules from कंसंट्रेशन कम किसकी थी, C2 की, कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी थी, C1 की। तो मैं कहूंगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड। ये भी एक नई डेफिनेशन आ गई है। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन साइड, लोअर मतलब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सोलवेंट की खुद की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन से सॉल्यूशन, दोनों ही मेरे पास क्या थे, दोनों ही मेरे पास क्या थे, सॉल्यूशन थे, दोनों ही मेरे पास क्या थे, सॉल्यूशन थे। तो कौन से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, C2 की, और कौन से की कंसंट्रेशन ज्यादा है, C1 की। तो सोलवेंट कहां से कहां जा रहा है, कम कंसंट्रेशन वाली साइड से ज्यादा कंसंट्रेशन वाली साइड है वो जा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, आप यहां अगर इसको और क्लेरिफाई करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर
कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये आपके लिए सही रहेगा। ये थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो गया है कि सोलवेंट क्या है। तो देखिएगा यहां तो कहा जा रहा था फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये उनकी खुद की थी विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट कंसंट्रेशन, ये वाली डेफिनेशन थी विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन है, एंड दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो अंतर समझ में आ गया होगा, आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। क्या है, हमेशा पानी कहां से कहां जाता है, खुद की हाई कंसंट्रेशन से खुद की लो कंसंट्रेशन, खुद की याद रख ले, खुद की हाई से लो है, जबकि सॉल्यूशन है तो वो कहां जाएगा, लो से हाई जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एकदम कि क्या है ऑस्मोसिस। तो यही है ऑस्मोसिस, और कुछ नहीं है। ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन है वो क्या नहीं हो जाती, बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक ऑस्मोसिस है वो क्या रहेगा, होता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो हमारा मेन जो टॉपिक है, मेन जो मुद्दा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम उसे समझते हैं। देखिएगा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको भी समझते हैं। कुछ नहीं है, इजी सा काम है, कोई बिग डील नहीं है। चलिए देखते हैं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। ठीक है जी, डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। पहले एक टेम्परेरी सा डायग्राम बनाता हूं, देसी तरीके से समझते हैं हम, फिर बात करेंगे हम टेक्निकल जो तरीका है उसकी। मेरे पास एक कंटेनर है और ये एक बेस है, ये एक स्टैंड मान लीजिए बेसिकली, ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक स्टैंड है और स्टैंड पे ये कंटेनर रखा है, और इस कंटेनर पे ऐसा कांच का एक इक्विपमेंट रखा है मेरे पास। कांच की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है मेरे पास, कांच की एक इक्विपमेंट है, ऐसा कांच का एक नली टाइप स्ट्रक्चर है, और इस कांच की नली के चारों तरफ यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी मैंने चारों तरफ। कांच का जो एक नली टाइप था उसके चारों तरफ मैंने यहां ये एसपीएम लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दी, फिट कर दी, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, जो ये कांच की ट्यूब थी, इस कांच की ट्यूब में यहां भरा है शुगर सॉल्यूशन, भरा है शुगर सॉल्यूशन, ये भरा है शुगर सॉल्यूशन। और जो बाहर है, इसके बाहर पानी भरा है, पानी पूरा कंप्लीट इसके बाहर है, वो भरा है वाटर। तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन में डिफरेंस है दोनों की, और कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो ऑस्मोसिस होगा, 100% श्योर है। और ऑस्मोसिस होगा तो बाहर पानी का अमाउंट ज्यादा है, अंदर सॉल्यूशन है, पानी का अमाउंट कम है, तो पानी इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा, और धीरे 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 इस ट्यूब में जो लेवल ऑफ सॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जाएगा, ऊपर की तरफ लेवल ऑफ सॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जाएगा। ये सारा का सारा काम कहां हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है ना। जो सारा का सारा सीन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। कहानी समझ में आ रही होगी। अब आपके मन में अचानक से इच्छा जागी, एकदम मन में इच्छा आई कि भाई मैं इस पानी को ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहता। क्या इलाज करोगे? अगर आप चाहते हो कि ये पानी ऊपर ना चढ़े, इस जो ट्यूब है कांच की उसमें सॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज ना हो, ऐसा अगर आपको करना हो तो क्या करोगे? तो मैं जरा आइडिया दे देता हूं क्या करोगे। आप इस नली को मुंह में डालोगे, इस नली को ये मान लेते हैं कांच की है, मुंह में डालोगे और जोर से फूंक मारोगे। तो आप जो फूंक मारोगे, ये रहा, ये आप फूंक मार रहे हो, और ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो आप, ये सर नो, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो। और कितनी जोर से फूंक मारनी पड़ेगी, कितनी जोर से,
जितने प्रेशर से ये पानी क्या है ऊपर की तरफ आ रहा है, उतनी जोर से तो फूंक मारोगे, ज्यादा फूंक मार दोगे तो भाई ये सिस्टम फट जाएगा यहाँ से, है ना, बाहर ही निकल जाएगा, सारा दही हो जाएगा, दही रायता एक जैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कितनी जोर से फूंक मारनी पड़ेगी, जितने प्रेशर से ये पानी ऊपर चढ़ रहा है, अगर आपने उतने प्रेशर से अगर फूंक मार दी, प्रेशर मेंटेन कर लिया, तो ये पानी ऊपर चढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसी फूंक को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसी फूंक को, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलिए टेक्निकली समझ लेते हैं क्या है कहानी, सिंपल सी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है, देख लीजिएगा, टेक्निकली भी समझ लेते हैं हम इसको, क्या हमारे पास होने वाला है। देखिएगा, वही मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में लगी हुई है एसपीएम, ठीक है जी। इस कंटेनर में सॉरी, इस कंटेनर में मेरे पास ये छोटी सी ट्यूब है और यहां भरा है सोलवेंट, पानी भरा है मान लेते हैं, ठीक है जी, ये सोलवेंट। और ये दूसरा कंटेनर है, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, कंटेनर बड़े की जरूरत है। और इस कंटेनर में यहां एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, इस कंटेनर में यहां मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ, ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और इस कंटेनर में भरा है मेरे पास सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो एक बात तो पक्की है कि इधर प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा, इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम, तो पानी इधर से इधर आने लगेगा, ऑब्वियस है ना, ये बात तो आप जानते ही हैं कि पानी का फ्लो है, सॉल्वेंट का फ्लो है, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होने लगेगा, ठीक है जी। तो ये फ्लो है वो होने लगेगा। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ये सोलवेंट है, जैसे जैसे ये सोलवेंट है वो इधर आने लगेगा, जैसे जैसे ये सोलवेंट इधर फ्लो होने लगेगा, तो इधर का सॉल्यूशन है वो बढ़ने लगेगा, और इधर का सॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, तो ये है वो इस पिस्टन पर प्रेशर लगाएगा, तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, और इस ट्यूब में वाटर का लेवल है वो क्या आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ऑस्मोसिस है वो हो रहा है, वाटर या सोलवेंट है वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जा रहा है। अब मेरे ये दिल में इच्छा आई कि सोलवेंट का फ्लो इधर से इधर नहीं होना चाहिए, सोलवेंट है वो इधर से इधर नहीं आना चाहिए, तो सोलवेंट जब इधर से इधर नहीं आएगा तो मेरे पास एक ही इलाज है, वो क्या है, मैं इस पिस्टन पर क्या लगाऊं, प्रेशर लगाऊं, इस पिस्टन पर क्या लगाऊं, प्रेशर लगाऊं, ताकि दोनों तरफ का प्रेशर मेंटेन हो जाए और सोलवेंट है वो इधर ना आ पाए। तो मैं यहां जो प्रेशर लगाऊंगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा, वही एक्स्ट्रा प्रेशर है वो क्या है, वही एक्सटर्नल प्रेशर कह दीजिए या एक्स्ट्रा प्रेशर कह दीजिए। एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि ये सारा सिस्टम है वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, यहां वो एक्स्ट्रा प्रेशर कौन सा था, एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप फूंक मार रहे थे, जो फूंक मार रहे थे, जितनी जोर से मतलब जितनी आप ये पानी जो अंदर आ रहा है, इस पानी को रोकने के लिए आपने जितनी जो जोर से फूंक लगाई है, वही प्रेशर या आपने जो पिस्टन पे जो प्रेशर लगाया है, उसी प्रेशर को हम क्या जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या डेफिनेशन लिख सकता हूं, द एक्सटर्नल प्रेशर,
द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, है ना, सॉल्यूशन साइड अप्लाई हो रहा है। देख लीजिए सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, यहां भी कौन था, अंदर सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन, उस पर लगा रहे हैं प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड विच कैन स्टॉप ऑस्मोसिस, या आप कह सकते हो विच कैन स्टॉप फ्लो ऑफ solvent molecules is called osmotic pressure। तो सिंपल सी कहानी है, कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है कि इतना प्रेशर लगाना है जिससे वाटर मोलिक्यूल, सॉल्वेंट के मोलिक्यूल है, वो इधर से इधर आना बंद हो जाए। मतलब हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, उतना प्रेशर लगाना है। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है, उस एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डिनोट करते हैं, वो किससे करते हैं, पाई से करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है और डिनोटेड किया जाता है, वो किससे किया जाता है, पाई से डिनोटेड किया जाता है। चलिए अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मैथमेटिकली देखते हैं, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का सीन, मैथमेटिकली देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या सीन है। देखिएगा जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको 2 कहें, दोनों को कंबाइन कर ले तो पाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, ct, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देंगे c, और डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटा के जो कांस्टेंट लगा है वो है s एंड t। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, c कंसंट्रेशन, t टेम्परेचर, और s क्या है, s है सॉल्यूशन कांस्टेंट। S जो है वो क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को हटा के लगाया गया। देखिएगा कुछ नहीं है, आप इसको पहले देख चुके हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया गया है। 11th क्लास में आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, PV बराबर था nRT। ये गैस सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है, लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसी को एक नया फॉर्मेट दे दिया गया है और लिक्विड पे एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, वॉल्यूम को हम इधर ले आए तो P बराबर N/V/RT। P प्रेशर, यहां कौन है प्रेशर, पाई है। N/V, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, यहां भी क्या है, कंसंट्रेशन। यहां क्या है, टेम्परेचर, यहां भी क्या है, टेम्परेचर। यहां R है वो गैस कांस्टेंट है, जबकि यहां S है वो क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो S सॉल्यूशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर ही होता है। इसलिए जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम यही यूज करते हैं, प्रेशर की जगह पाई आ जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन, S की जगह हम क्या यूज करते हैं, R, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो पाई बराबर क्या आ जाने वाला है, CRT। यही हम ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन है न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, यही फॉर्मूला हम ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। तो पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कंसंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। R का वैल्यू प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं, 0.082 ATM लीटर मोल केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये आपके पास R का वैल्यू होता है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने की यूनिट भी लिख देता हूं मैं। एक ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ 5
पास्कल, पास्कल में दे रखा है तो आप एटीएम में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू वाला काम नहीं है। जनरली यही डाटा यूज करते हैं, बाकी तो ठीक है, मैंने लिख दिया है। ठीक है जी। उसके बाद एक बात बच्चों के मन में आती है कि सर आर का वैल्यू, कहीं तो आप पिछली क्लास में तो 8.314 रख देते थे, अब यहाँ कह रहे हो ये रखना है। तो प्यारे बच्चों वो 8.314 था जब हम जूल में काम करें, हमारे जो यूनिट्स हैं जब जूल में आ रहे हो तब हम वो रखते हैं। लेकिन जब हम प्रेशर की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रही है, तो प्रेशर की जब बात होती है तब हम ये वाला वैल्यू है वो आर का रखते हैं, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो याद रखेंगे, हम जूल में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्रेशर के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो आर का ये वैल्यू यहाँ रखा जाएगा। चलिए एक चीज देखिएगा, हमने इसको फर्स्ट नंबर कंटेनर माना था, इसकी कंसेंट्रेशन सी थी, और इसको सेकंड कंटेनर माना था, मान लेते हैं इसकी कंसेंट्रेशन C2 है, और हमने कहा था C1 है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है किससे, C2 से। ठीक है जी, C1 है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है किससे, C2 से। तो देखिएगा अगर मैं ये सारा सीन, देखिए मैं ऊपर वाला डायग्राम इरेज कर रहा हूं, अब देखिएगा मैं कहूं कि ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, और तो पाई अगर हम देखें तो पाई बराबर होता है CRT, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर लिया, R तो कांस्टेंट होता ही है, मतलब पाई है उसका लेना देना किससे हो गया है, कंसेंट्रेशन से हो गया है। तो पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन से, है ना, मतलब जिस जगह की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो C1 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर को, पहले बच्चों जगह नहीं है, मैं यहाँ सीधा OP लिख रहा हूं, O मतलब ऑस्मोटिक और P मतलब प्रेशर। यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, कम है ना। इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। और फ्लो ऑफ सोलवेंट के मॉलिक्यूल कहां से कहां जा रहे हैं, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से कहां जा रहे हैं, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सोलवेंट जो फ्लो करता है ना, वो किधर से किधर फ्लो करता है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से कहां फ्लो करता है, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से फ्लो, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ क्या है, फ्लो करता है। मतलब जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जोन से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जोन की तरफ मूव करते हैं। तो मैं यहाँ अगर हम चाहे तो यहाँ एक ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिएगा वो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और क्या हो सकती है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिएगा मूवमेंट ऑफ solvent molecules from कौन सी जोन, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर साइड टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर साइड। ये वर्ड जो पिछली बार रह गया था, थ्रो द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस कह सकते हैं। ये वर्ड देखेगा, थ्रो द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने वीडियो के बीच में बताया था, ये ऑस्मोसिस की पहली दो डेफिनेशंस के लिए रह गया था, बाई मिस्टेक मेरे से रह गया, प्लीज इसको आप वहां भी ऐड कर लीजिए, थ्रो द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस है वो कह सकते हैं। तो ऑस्मोसिस की सारी डेफिनेशंस मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि क्या होता है ऑस्मोसिस। चलिए अब मैथमेटिक सीन देखते हैं। चलिए एक बात सोचने वाली है
कि हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ये ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ा, हमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना पड़ा, ऐसी क्या फंसी थी कि हमें ये सारे काम पढ़ने पड़े। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। और हमारा जो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी जनरली रूम टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होता है। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका जो मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है, जो बायोमोलिक्यूल है, जो सोल्यूट है, बायोटिक जो सोल्यूट है, प्रोटीन हुआ, अमीनो एसिड हुआ, ये जो सोल्यूट है इनका जो मोलर मास का कैलकुलेशन है वो किससे किया जाता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मोस्ट प्रेफरेबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ बायोटिक मोलिक्यूल्स। तो जो बायोलॉजिकल मोलिक्यूल होते हैं उनके जो मोलर मास को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा साधन है वो कौन है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है। C कंसेंट्रेशन है यहाँ और कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि कंसेंट्रेशन सोल्यूट की है तो सोल्यूट के मोल और वॉल्यूम है सोल्यूशन का। RT R गैस कांस्टेंट है और T है टेम्परेचर। आप जानते हैं मोल क्या होता है, मोल आपको बताइए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो रख देते हैं हम पाई बराबर क्या होने वाला है, मोल रखूं तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर मास निकालना है सोल्यूट का तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास यहाँ आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई से पाई है वो आपके पास नीचे आ जाने वाला है। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला है जहां से आप किसी भी जो सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल उसका मोलर मास आप क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर और क्या इनका पूरा सीन था। मैंने आपको पूरा कंप्लीट इस लेक्चर में समझा दिया है। अगला हमारा लेक्चर ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स पर रहेगा। तो आप घर रहिए, लगातार वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।